अनमोल, आप मुझसे शादी कर ले मोहित, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। इसने हैरत से इस लड़की को देखा था। कल तक इससे नफरत करने वाली लड़की आज खुद शादी का कह रही थी। वो तो बचपन से अनमोल से मोहब्बत करता आया था, फौरन ही मान गया। लेकिन शादी की रात इस पर कयामत गुजरी थी। वो अपनी इज्जत पहले ही बर्बाद कर चुकी थी। ये जानकर मोहित की मोहब्बत नफरत में बदल गई। वो हर दिन इस पर जुल्म करने लगा। इसी दौरान वो प्रेग्नेंट हो गई। खत्म कराओ इस गंदगी को, ये मेरा बच्चा नहीं। अनमोल इसके कदमों में गिर गई। इस मासूम का कोई कसूर नहीं मोहित, और मेरा भी। एक दिन इरफान ने ही मुझे अकेला देखकर मोहित को झटका लगा था। इरफान इसका, ताइमा आपकी तबीयत कैसी है? काली चादर में लिपटी आज वो इनके पास बैठी थी। राफिया बेगम इसे देखकर मुस्कुरा दी। पहले से बेहतर है बेटा, बस सारा दिन अकेले पड़ी रहती हूँ, दिल घबराता है मेरा, ऊपर से ये कड़वी कड़वी दवाइयाँ। आप एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, फिर ये दवाइयाँ भी छोड़ दीजिएगा। वो उंगलियां चटका रही थी। आज वो इस घर में खास तौर पर किसी से मिलने आई थी। इस जिंदगी मौत का मसला था। इसकी नजरें घड़ी पर टिकी थी। तायम्मा, मोहित भाई इस टाइम आते हैं क्या? आप सारा दिन अकेली रहती हैं? इसने बात बनाकर इसके आने का टाइम पूछा था। कभी जल्दी आ जाता है तो कभी देर से। बेटा, दुकान जल्दी बंद करना भी मुनासिब नहीं, ज्यादातर तो रात ही हो जाती है। अनमोल परेशान हो गई और मायूस भी। इतनी रात तक यहाँ बैठना इसके लिए मुमकिन नहीं था। जैसे ही जाने के लिए उठी, अचानक ही घर का मरकजी दरवाजा खुला था। मोहित आज जल्दी काम से वापस आ गया था। जैसे ही नजर सामने पड़ी, सारी थकन लम्हे में उतर गई। अनमोल का दिलकश चेहरा इसके सामने था। आज काफी महीने बाद मोहित ने इसे देखा। वो तो कभी भी इनके घर नहीं आती थी, तो फिर आज कैसे माँ की तबीयत पूछ के वो अपने कमरे में कपड़े बदलने चला गया। वैसे बहुत गंदे हो रहे थे। नहा धोकर जैसे ही वॉशरूम से बाहर आया, अनमोल को अपने कमरे में बैठा देखकर वो हैरान रह गया था। कैसी हो तुम? इसकी आवाज में नरमी थी। मोहब्बत तो हमेशा से ही दिल में छुपी बैठी थी अनमोल के लिए। इसके जज्बात आंखों से झलकते थे। मैं ठीक हूँ, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है, वो अटक अटक कर कहने लगी। हाँ कहो, क्या बात है? इतना झिझक क्यों रही हो? इसकी नरमी और मोहब्बत देखकर अनमोल ने अपने लब खोले थे। आप मुझसे शादी कर लें। मोहित को झटका लगा था। वो हैरान से इसे देख रहा था। उम्मीद नहीं थी कि अनमोल इससे ये बात कहने आई है। वो फौरी तौर पर मुस्कुराया था। सच में? क्या तुम्हें मेरे जज्बों की खबर हो गई? वो एकदम ही इसके घुटनों में बैठ गया। अनमोल की खूबसूरत चमकती आंखों में नमी थी। वो लब कुचल रही थी। इसके चेहरे पर परेशानी रकम थी। मोहित बहुत खुश लग रहा था। फिर वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, मुझे ऐसा लगता था अनमोल कि तुम मुझे नापसंद करती हो, नफरत करती हो मुझसे, लेकिन आज तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर सदियों की थकन उतर गई मेरे वजूद से। मैं कल ही अम्मी को भेज दूंगा चची के पास। लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या कोई परेशानी की बात है? वो बहुत नरमी से इससे पूछ रहा था। अनमोल ने फौरन ही नफी में सर हिलाया था। नहीं, बस मैं आपसे यही कहने आई थी कि मैं चलती हूँ। वो फौरन ही चादर संभालती उठ खड़ी हुई। रुक जाओ, तुम अकेले कैसे जाओगी? मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। वो इसके लिए फिक्रमंद हो रहा था। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, पिछली गली में तो घर है। मोहित भाई, ये कहते हुए वो दरवाजा पार करके, जबकि पीछे खड़ा मोहित इसके भाई कहने पर मुस्कुरा दिया। दौलत का खनास उतर गया दोनों माँ बेटी के दिमाग से। राफिया बेगम को यकीन नहीं आ रहा था मोहित की बात पर। जब इसने इन्हें बताया कि अनमोल ने खुद इसे शादी का कहा है, इसके चेहरे की खुशी छुपाए न छुप रही थी। लेकिन राफिया फिक्रमंद थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। कल तक वो लड़की जो उसके बेटे को नजर भरकर देखती भी ना थी, जिसे देखते वो हकारत से मुंह फेर लेती थी, महज इस वजह से क्योंकि वो एक गरीब मैकेनिक था। सारी जिंदगी जिसे मेहनत करके ना सिर्फ खुद को बल्कि अपनी माँ का पेट भी पाला था। अनमोल और इसकी माँ ने घास तक न डालती थी, खासतौर पर जब से अनमोल की माँ शगुफ्ता ने अपने पहले शौहर के मर जाने के बाद किसी अमीर आदमी से दूसरा निकाह कर लिया था। शगुफ्ता की दूसरी शादी की बात तो सारे रिश्ते नाते खत्म हो गए। मोहित कभी कभार अम्मी के कहने पर इसकी खैरियत पूछने चला जाता तो वो सामने न आती थी।
ऐसे देखकर मुंह फेर लेती। शगुफ्ता भी बराए नाम बात करती थी। थोड़ी देर बैठकर वो उठकर चला जाता, लेकिन कल के वक्त में और आज के वक्त में बहुत फर्क था। अब सुना था कि शगुफ्ता भी बहुत बीमार रहने लगी है और इसके दूसरे शौहर का कुछ अता पता नहीं था। 3 साल पहले वो दोनों माँ बेटे ने पुराने घर में आकर शिफ्ट हो गए थे। मोहित जो बचपन में दिल ही दिल में अनमोल से शदीद मोहब्बत करता था और जवान होने के बाद ये मोहब्बत इश्क में बदल गई थी। वो इसकी एक झलक देखने को तरसता। जब भी वो कॉलेज जाती, इसका टकराव अक्सर मोहित से हो जाता, क्योंकि सड़क किनारे पर ही तो इसकी दुकान थी। लेकिन वो ऐसे देखते हुए भी नजरअंदाज कर देती थी। इसका बेगाना अंदाज मोहित के दिल पर छुरियां चला देता। फिर भी वो खुद को इसकी मोहब्बत पर मुब्तला होने से ना रोक पाया था। लेकिन आज तो जैसे इसकी मोहब्बत की तकमील का दिन था। वो खुद अपने मुंह से ये कहने आई थी कि वो मोहित से शादी करना चाहती है। इसकी खुशी दीदनी थी। वो माँ के सर हो गया। आज ही जाएं आप चची के पास रिश्ता लेने। मैं इंतजार नहीं करना चाहता। कहीं फिर से वो संगदिल लड़की अपना इरादा न बदल ले। लेकिन राफिया को दाल में कुछ काला लग रहा था। वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर थी, लेकिन बेटे की खुशी इनके लिए सबसे पहले थी। इसलिए दामन फैलाने शगुफ्ता के पास चली आए, जो जैसे इनके इंतजार में बैठी थी। कैसी हो भाभी? तुम आज इनकी खुश मिजाजी उरूज पर थी। शायद अनमोल ने पहले ही बता दिया था कि ताई माँ इसका रिश्ता लेने आएंगी। अनमोल ही फौरन किचन में चली गई इनके लिए चाय और दीगर लवाजमात इख्तियार करने के लिए। फिर एक भरी हुई ट्रॉली चाय समेत लेकर वो इनके सामने बैठी थी। खूबसूरत तो वो शुरू से थी, लेकिन आज वो कुछ चौंक सी गई। इसके चेहरे पर न जाने क्या खौफ, क्या उदासी घेरा करके बैठी थी। आंखों के गिर्द हल्के थे, जैसे रात भर वो मारे परेशानी के जागती रहती है। लेकिन इन्होंने ज्यादा इस बात पर गौर नहीं किया। फिर शुरू से कहने लगी, तुम्हारे सामने दामन फैलाने आई हूँ। अनमोल को मेरी झोली में डाल दो। तुम्हें तो मालूम है कि वो अनमोल से कितनी मोहब्बत करता है बचपन से। लेकिन तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का रवैया देखकर कभी मेरी हिम्मत ना हुई कि मैं तुम्हारे सामने दामन फैलाऊं। आज कुछ उम्मीद नजर आई तो फौरन चले आए। इन्होंने ये जाहिर भी ना किया कि अनमोल खुद मोहित के पास आई थी। कैसी बातें करे हो भाभी, अनमोल आपकी ही बेटी है। मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। शगुफ्ता की फौरन हामी पर राफिया बेगम भी खुश हो गईं। इन्होंने अनमोल को सीने से लगा लिया। फिर कहने लगी, अच्छा ठीक है, फिर कब आऊं मैं मंगनी करने? मंगनी करने की क्या जरूरत है भाभी, डायरेक्ट शादी तय कर देते हैं। मैं बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे बचने का इम्कान नहीं। क्या बताऊं आपको, मुझे कैंसर हो गया है। शगुफ्ता ने एक झूठ गढ़ा था। इनके इस सफेद झूठ पर अनमोल की आंखें फटी की फटी रह गईं, जबकि राफिया बेगम शदीद परेशान हो गईं। क्या हुआ? क्या कह रही हो शगुफ्ता? तुम्हें कैंसर हो गया? अल्लाह तुम्हें सेहत दे, आमीन। हाँ भाभी, यही तो वजह है कि मैं अनमोल की शादी बस इसी महीने करना चाहती थी। आपको ये इतराज तो नहीं? राफिया बेगम सोच में पड़ गई। मोहित इनका इकलौता बेटा था और आजकल इनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, इसलिए बेहतर ही होगा कि वो शगुफ्ता की बात मान लें। इन्होंने हामी भर ली। 15 दिन बाद जुमे को इन्होंने निकाह का वक्त मुकर्रर कर लिया था, वो भी बिल्कुल सादगी से। मोहित को यकीन नहीं आ रहा था कि मोहब्बत क्यों इसके दिल पर दस्तक देगी। वो इतना खुश नसीब होगा कि अचानक इसे इतनी बड़ी खुशी मिल जाएगी। जब से राफिया बेगम ने इसे बताया कि 15 दिन बाद तुम्हारा और अनमोल का निकाह है, इसकी खुशी छुपाए न छुप रही थी। दुकान में काम करने वाला 12 साल बच्चा गुड्डू भी इसे छेड़ रहा था। उस्ताद बहुत खुश लग रहे हो, लगता है कि कोई नूर का हीरा हाथ लग गया है। मोहित ने इसके छेड़ने पर इसके कंधे पर एक धपलक आई थी। हाँ, हीरा तो है। तेरे उस्ताद की शादी है 15 दिन बाद। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई आपने। गुड्डू खुश हो गया। फिर तो हमें भी बुलाना शादी में। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आ जाना। तो वो भी प्यार से इसके गाल पर थपकी लगाकर काम की तरफ मतवज्जो हो गया। बाप को तो इसने बचपन में खो दिया था, फिर साथ पढ़ाई भी करता और मैकेनिक का काम भी सीखता रहा। यूं आज 15 साल के तजर्बे के बाद इसकी अपनी जाती दुकान भी शहर की मेन सड़क पर थी। आज वो अच्छा खासा कमा रहा था। इसके घर के हालात भी बेहतर हो गए थे। जब अनमोल इसके जिंदगी में कदम रख रही थी तो इसे खुद पर इतना एतमाद था कि वो इसे जिंदगी भर की खुशियां दे सकता है। मुस्कुराता गुनगुनाता वो काम करने लगा। फिर खैर खैरियत से वो दिन भी आ गए जब वो इसके घर में मौजूद थी। लाल रंग का जोड़ा जो राफिया बेगम ने ही इसके लिए बनाया था,
वो मोहित के कमरे में बैठी हाथ मसल रही थी। एक खौफ की कैफियत इसके चेहरे पर नुमाया थी। हंसता मुस्कुराता मोहित नहीं जानता था कि थोड़ी देर बाद इसकी खुशियां खाक होने वाली हैं। अनमोल का दिल बुरी तरह कांप रहा था। अपनी तरफ से राफिया बेगम ने भरपूर तैयारी की थी। एक छोटा सा सोने का सेट भी इन्होंने 2 साल पहले मोहित की होने वाली दुल्हन के लिए बनाकर रख लिया था। आज वही इसकी बड़ी में चढ़ा दिया और 10-12 सूट जो बहुत खूबसूरत और कीमती थे, जिन्हें पहनकर अनमोल वाकई किसी अनमोल नगीने की तरह चमकने लगती। आ जाओ बेटा, वो अकेली बेटी है, कमरे में अब तुम भी चले जाओ। इसके पास राफिया बेगम ने इसे अनमोल के पास भेज दिया तो वो मुस्कुराता हुआ अंदर आया था। जहां वो मुस्तरिब से बैठी थी, इसकी हथेलियां पसीने से गीली हो रही थीं। मोहित ने इसके दोनों हाथ लबों से लगा लिए। न जाने कौन सी घड़ी थी कबूलियत की, जब मैंने तुम्हें दुआओं में मांगा और वो कबूल हो गई। मोहित की आंखें मोहब्बत से चमक रही थीं, जबकि इसकी निगाहें झुकी हुई थीं। अभी ये मोहब्बत शदीद नफरत में बदलने वाली थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि मोहित इसे देखकर इख्तियार खोने लगा, जबकि इसका वजूद न जाने क्यों कांप रहा था। वो मुस्कुरा दिया। इतनी घबरा क्यों रही हो? मैं कोई अजनबी तो नहीं। वो इसकी हया दूर करना चाह रहा था। वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। मोहित ने इसके गुलाब लबों को देखा, फिर अपनी मोहब्बत की बरसात शुरू कर दी। तो वो इस पर टूट कर बरसा था। इस बदकिरदार लड़की और चची ने हमारे साथ धोखा किया अम्मी। इसे आप वापस छोड़कर आए। मोहित के कहने पर आफिया बेगम का दिल दहल गया था। क्या कह रहे हो तुम? क्या हो गया बेटा? रंगरलियां किसी और के साथ मनाई और सेज मेरी सजा कर बेटी है। इसकी बदकिरदारी का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि इसकी मां ने शादी करने में इतनी जल्दी मचाई। वो पहले ही अपनी इस्मत किसी और के नाम कर चुकी है। मेरे साथ मकारी और फरेबी का खेल खेला इन दोनों माँ बेटी ने। मुझे बेवकूफ समझकर इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। अनमोल कोने में बैठी थी। इसका चेहरा लाल हो रहा था। थप्पड़ों के वाज़ेह निशान इसके चेहरे पर थे। अनमोल की ऐसी हालत देखकर इनका दिल कांप गया। ये क्या कहा है तुमने मोहित? इस बच्ची के साथ इससे कोई गलती हो गई है तो तुमने इस पर हाथ क्यों उठाया? वो इस पर चिल्लाने लगी। ये मैंने बहुत कम किया है। अगर मेरी जगह कोई दूसरा मर्द होता तो वो शायद इसे जान से मार देता। इसे भी अभी 1 मिनट भी अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करूंगा अम्मी। ये पहले किसी के साथ रंगरलियां मना चुकी है और मेरे हाथ क्या आया? सिर्फ एक ऐसा वजूद जो पहले नापाक है। हाँ, मुझे इससे मोहब्बत थी। मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क था। लेकिन मैं इतना बेगैरत नहीं कि किसी और का किया हुआ भुगतूंगा। इसको छोड़ कर आए आप चची के पास। अच्छा, मैं छोड़ आऊंगी इसे शगुफ्ता के पास, लेकिन तुम दोबारा इसे छूना भी मत। कह रही हूं तुम्हें। इन्होंने इसे पीछे धकेल दिया। फिर वो अनमोल के पास चली आई। जैसे इसके चेहरे पर हाथ रखा तो एकदम ही पीछे हो गई। इन्हें धचका लगा। वो बुखार में बुरी तरह तप रही थी। वही लाल रंग का जोड़ा अभी भी इसके वजूद पर था। ऐसे लग रहा था जैसे इसके वजूद को किसी ने बुरी तरह मसल दिया है। वो किसी नाजुक गुलाब की तरह लग रही थी, लेकिन अब ऐसे लग रहा था जैसे गुलाब की पंखड़ियों को जगह जगह से नोच दिया गया हो। कहीं मोहित ने इस रात भर इनका दिल किसी ने मसल दिया। यकीनन कोई बड़ी बात थी। वो बेटे से पूछ भी नहीं सकती थी। हया आड़े आ जाती थी। इन्होंने अनमोल के सर पर हाथ फेरा। जा मेरी बच्ची, कपड़े बदल ले। अभी मोहित गुस्से में है। इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो मैं तुझे वापस ले आऊंगी। जो भी बात है बेटा मिलकर हल कर लेंगे। परेशान मत हो मेरी बच्ची। उन्हें तसल्ली दे रही थी। वो एक औरत थी और बेटी किसी की भी हो, औरत इसे अपनी बेटी समझती है। इस वक्त मोहित से ज्यादा इन्हें अनमोल की फिक्र हो रही थी कि आखिर ऐसा क्या मामला हो गया। अनमोल अपने टूटे बिखरे वजूद को बामुश्किल समेट कर उठी और ऐसे ही बुखार की हालत में शॉवर के नीचे जाकर खड़ी हो गई। इसने कपड़े बदल लिए थे। काले रंग की चादर पहनकर वो तैयार थी। राफिया बेगम इसे वापस इसकी माँ के घर छोड़ने जा रही थी, जबकि मोहित, जिसके चेहरे पर बला की नफरत थी, इसे सुहाग रात में ही ये राज पता चल गया था कि अनमोल पहले अपनी बेइज्जत हो चुकी है। तभी तो इन दोनों माँ बेटी ने निकाह करने में जल्दी की थी। राफिया बेगम जैसे इसे शगुफ्ता के पास लेकर आए तो घर पर लगा हुआ बड़ा सा ताला देखकर वो हक्का बक्का रह गई। शगुफ्ता पहले ये घर छोड़कर जा चुकी थी। अब अनमोल के पास कोई दूसरा ठिकाना नहीं बचा था सिवाय मोहित के घर के। इसकी भगोड़ी माँ अपनी बदकिरदार बेटी को हमारे हवाले करके खुद कहाँ भाग गई?
وہ شگفتہ چچی سے شروع سے نفرت کرتا تھا، خاص طور پر جب سے اس نے دوسرا نکاح کیا تھا۔ جوان بیٹی کے ہوتے ہوئے اس نے کسی امیر آدمی سے نکاح کر لیا تھا۔ تب سے وہ ان کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن انمول کے مزاج تب بھی نہیں ملتے تھے، اور آج جو اس کے سامنے معصوم بن کر بیٹھی تھی۔ آپ کچھ بھی کریں امی کے اس گھر چلتا کریں، میں اس کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اگر آپ نے ایسے گھر میں رکھا تو ابھی 3 لفظ طلاق کے دے کر میں اسے فارغ کر دوں گا۔ رافعہ بیگم اس کی دھمکی پر دہل گئیں۔ ہوش میں تو ہو، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی غصے میں ہو؟ جاؤ تم دکان پر چلے جاؤ، پہلے اپنا غصہ ٹھنڈا کر کے آؤ، پھر آ کر ناشتہ کرنا، میں ناشتہ بنا رہی ہوں تمہارے لیے۔ انہوں نے بامشکل اسے دکان پر بھیجا۔ کھوئی سی انمول، جس کے لب بالکل خاموش تھے، وہ ان سے کچھ پوچھ کر یا کچھ کہہ کر اس کے دماغ پر مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی، تبھی اسے کہنے لگی، جاؤ بیٹی، موہت کے کمرے کی صفائی کر دو، جو بھی معاملہ ہوا میں اسے نپٹا دوں گی، تم پریشان مت ہو۔ تائی امی کے کہنے پر وہ لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی تھی۔ رات کو وہ جو اپنی محبت کی برسات کر رہا تھا، اس سے چھو رہا تھا جیسے میں کوئی نازک گلاب کی پنکھڑی ہوں، لیکن جب اس کی سچائی سامنے آئی تو لمحے بھر میں اس کی محبت نفرت میں بدل گئی۔ اس کی جگہ کوئی بھی مرد ہوتا تو شاید وہ ایسے ہی کرتا۔ انمول بستر پر لیٹی سسک رہی تھی۔ اس کا مستقبل کیا ہوگا اگر موہت بھی اسے طلاق دے دی؟ تو اس کا ٹھکانہ ایک ہی تھا جس کے بارے میں اس نے بہت پہلے سوچ لیا تھا۔ رافعہ بیگم کے لاکھ پوچھنے کے باوجود انمول نے انہیں کچھ نہیں بتایا تھا، بالکل سختی سے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ وہ رات کو آنکھوں پر بازو رکھے ہوئے لیٹا تھا جب دروازہ کھول کر انمول کمرے میں چلی آئی۔ اسے دیکھتے ہی موہت نے نفرت کا اظہار کیا تھا۔ شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا میں تمہاری؟ دفعہ کیوں نہیں ہو جاتی ہو تم اس گھر سے اور میری زندگی سے، یا پھر تمہیں ہمیشہ کے لیے فارغ کر دوں؟ موہت نے اسے بستر سے دھکا دیا تو وہ زمین پر جا گری۔ ویسے مجھے بتاؤ تو صحیح، کس کے ساتھ رنگرلیاں منا کر تم نے اپنے شوق پورے کیے تھے؟ جب تمہارے عاشق نے تمہیں چھوڑ دیا تو تمہیں ہی بیوقوف بنانے کے لیے میں دکھائی دیا۔ جب بھی معصوم بن کر آئی تھی میرے پاس شادی کی درخواست کرنے، اتنا نیچ اور گرا ہوا سمجھتی ہو مجھے کہ میں تم جیسی بدکردار لڑکی کو اپنے پاس رکھوں گا؟ چلو دفع ہو میرے کمرے سے۔ اس نے دھوکہ دے کر اسے اپنے کمرے سے نکال دیا اور خود زور سے کمرے کے دروازے بند کر لیے۔ غصہ اس کے دل و دماغ پر حاوی تھا، بس نہ چل رہا تھا کہ وہ کیا سے کیا کر دے۔ کیا تھی اس کی قسمت؟ وہ تو اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھ رہا تھا کہ اس کی محبت اس سے مل رہی ہے، جس کی اس نے خواہش کی تھی، لیکن ایسی محبت جو اترن زدہ تھی، جسے پہلے کسی نے استعمال کر لیا تھا۔ اسے انمول کے وجود سے گھن آ رہی تھی۔ وہ کمبل میں منہ چھپا کر سونے کی کوشش کرنے لگا کیونکہ سردی کی شدت بھی بڑھ رہی تھی۔ صبح 7 بجے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ جیسے دروازہ کھولا تو فرش پر لیٹی انمول بغیر کسی چادر کے، گرم کپڑے کے، وہ نیم بے ہوش سی تھی۔ پوری رات دروازے کے باہر لیٹی رہی۔ موہت نے لب بھینچ لیے، اس کے گال پر 2-3 زور زور سے تھپڑ مارے اسے جگانے کے لیے، لیکن انمول کو کوئی ہوش نہ تھا۔ اس کے ہونٹ نیلے ہو رہے تھے تو ہاتھ بالکل سرد۔ موہت اس کے وجود کو حقارت سے دیکھتا تھا۔ زور سے اس کی ناک بھینچی تو وہ تھوڑی تھوڑی ہوش میں واپس آ گئی۔ زیادہ تماشا اور ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ سب ڈرامے کر کے مظلوم بننا چاہتی ہو، لیکن میرے دل میں صرف تمہارے لیے نفرت ہے، تو میں تمہیں یہاں سے دھکے دے کر نکالوں گا۔ وہ ہیرو سے ولن بن چکا تھا۔ اس کے شور پر رافعہ بیگم بھی اٹھ گئی تھی۔ ان کی آنکھیں ابھی بھی سوجی ہوئی تھی کیونکہ وہ رات بھر دوائیاں کھا کر سوتی تھی۔ جیسے انہوں نے انمول کو زمین پر بیٹھے دیکھا تو وہ دہل گئیں، موہت کو لعنت ملامت کرنے لگیں۔ پھر 1 ہفتہ ہو گیا تھا ان کی شادی کو، لیکن اس دوران انمول نے جتنی نفرت اپنے لیے موہت کی آنکھوں میں دیکھی، شاید اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اپنے آپ کو مار ہی دیتی، لیکن وہ بھی بڑی ڈھیٹ تھی، چپ چاپ اس کے ظلم برداشت کر رہی تھی۔ وہ رات کو اسے کمرے سے باہر کھڑا کر دیتی، جان بوجھ کر صبح وہ بخار میں تپڑی ہوتی۔ کہاں جاتی یہ گھر چھوڑ کر؟ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، شگفتہ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، نہ جانے یہ عورت کہاں گئی، نہ کسی کو بتا کر گئی۔ ساری زندگی اس نے ایسا ہی کیا ہے۔ رافعہ بیگم تشویش میں مبتلا تھی۔ انمول کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ جب بھی موہت گھر میں ہوتا وہ دن کے وقت کچن میں بیٹھی رہتی، چاہے کام ہوتا یا نہ ہوتا۔ رافعہ بیگم نے شگفتہ کا ذکر کیا تو موہت اپنی نفرت کا اظہار کیے بنا نہ رہ سکا۔ کہاں گئی ہوگی وہ گھٹیا عورت؟ بھاگ گئی ہوگی اپنے دوسرے شوہر کے پاس۔ جیسی گھٹیا عورت ویسی بدکردار بیٹی۔
मैं तो बेअकल था। अम्मी आपको सोचना चाहिए था कि लड़की की पहचान इसकी माँ से होती है, जैसी माँ वैसी बेटी। राफिया बेगम ने इसे घूर कर देखा। मत भूलो कि वो तुम्हारे अब्बू की भतीजी है, तुम्हारे सगे चचा की बेटी। ये रिश्ता तो इसी दिन खत्म हो गया था अम्मी, जिस दिन चचा का इंतकाल हुआ था। और इसकी माँ ने रंगरलियां मनानी शुरू की थी। जो काम माँ ने किया शायद वही बेटी ने शुरू कर दिया, लेकिन कंवारेपन में वो इस वक्त बड़ा जालिम संगदिल बना हुआ था। और आप इससे गंदगी की पोट को इस घर में क्यों बर्दाश्त कर रही हैं? मेरी ये समझ से बाहर है। मैं कल पता करता हूँ इसकी माँ का, अगर वो इसके दूसरे बाप के घर गई हुई है तो इसे वहीं छोड़कर आऊंगा। इसे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसे अपनी जिंदगी में इसने साफ ऐलान कर दिया था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इसका कोई जानने वाला था। मोहित बाहर चला गया, लेकिन वो आते ही राफिया बेगम के कदमों से लिपट गई। ताई अम्मा, खुदा के लिए मुझे वहां मत भेजना। मैं अम्मी के पास नहीं जाना चाहती, कभी भी नहीं। राफिया बेगम ने फौरन इससे कदमों से उठाया था। क्यों परेशान होती है मेरी बच्ची? मैं नहीं जाने दूंगी। मैं जानती हूँ कि तू ऐसी नहीं। मैं बचपन से तुझे देखती आई हूँ, लेकिन तू मुझे बता तो सही कि आखिर मेरे साथ क्या बात हुई है। राफिया बेगम के पूछने पर वो अब लब कुचल रही थी। इसकी खामोशी की वजह समझ नहीं आ रही थी। अगर किसी ने इसके साथ कोई ज्यादती की थी या फिर मोहब्बत के नाम पर कोई खेल खेला था, कम से कम वो बताती तो सही। लेकिन वो कुछ बोलने को तैयार नहीं थी। वो हर रात आकर मोहित के बिस्तर के किनारे टिक जाती। वो थका हारा दुकान से आता। इसे देखकर मूड और खराब हो जाता। कितनी जलील लड़की हो तुम। तुम्हारी जगह कोई और होती तो शायद वो खुद ये घर छोड़कर चली जाती, लेकिन बहुत ढीठ हो। अगर अपने मरे हुए चचा का ख्याल ना होता तो पहली फुर्सत में तुम्हें इस घर से निकाल देता। वो हर रात जलील होती, लेकिन अपने लब न खोलती। कभी कभी मोहित खुद ही कह देता, जरूर किसी यार के साथ दोस्ती की होगी, ऐसे खूब लूटा होगा, बदले में इसने भी तुम्हें बर्बाद करके छोड़ दिया। पैसा तो वसूल करना होगा आखिर इसे। इस पर भी अनमोल कुछ ना बोलती, बस नाखूनों से बेडशीट खुरचती रहती। मोहित तो इसकी खामोशी से और चिढ़ोती। याद रखना, एक दिन तुम्हें जलील करके इस घर से निकालूंगा, वो भी तलाक देकर। और फिर दूसरी शादी करूंगा किसी इज्जतदार लड़की से जो तुम्हारी तरह बेशरम और बदकिरदार नहीं होगी। वो जानकर ऐसी बातें करता था। घर आता तो ख्वाहिश होती कि अपनी सारी थकन उतार दे। कोई ऐसी हमसफर होती जिसे देखकर वो अपनी आंखें ठंडी कर लेता। लेकिन यहाँ मामला उल्टा हो गया था। इसकी सारी खुशियां खाक में मिल गई थीं। पहली रात जब इसने अनमोल के साथ ताल्लुक बनाया तो तभी पता चल गया कि वो अपनी इस्मत तो खो चुकी है। फिर बदले में इसके हिस्से में क्या आया था? एक इस्तेमाल शुदा लड़की। और यही बात इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। राफिया बेगम की तबीयत खराब रहती थी। वो इनकी खिदमत में कोई कसर न छोड़ रही थी। हर वक्त इनके सराहने बैठी रहती, घर को चमका के रखती, वक्त पर खाना बना लेती, लेकिन अपने मुंह पर ताला लगा रखा था। फिर इस दिन राफिया बेगम ने इसके हाथ थाम लिए। बता क्यों नहीं देती मेरी बच्ची? मोहित को जो भी बात है खुलकर बता दे। तेरा कसूर होगा तब भी हो सकता है वो तुझे माफ कर दे। मोहित को नहीं बता रही तो मुझे बता दे, मैं तेरी माँ जैसी हूँ। इनकी बात पर वो लब कुचलती, पलके लड़ती, आंखों में नमी आ जाती। न जाने क्यों राफिया बेगम को लगता कसूरवार वो नहीं, कोई और है जिसने इसकी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी। यही तो सच्चाई वो जानना चाहती थी, लेकिन अनमोल बताने को तैयार नहीं थी। मोहित अक्सर ही रात को देर से घर आता और वो जाग रही होती। भले रात के 12 बज रहे होते या 1, लेकिन अम्मी गहरी नींद में होती थी। वो इनके मुकम्मल आराम का ख्याल रख रही थी। तभी तो दिन ब दिन इनकी तबीयत बेहतर हो रही थी। इस दिन वो रात के 1 बजे खाना खा रहा था जब अनमोल बेचैन तबीयत लिए वॉशरूम भागी थी। जब वापस आए तो सांसें फूली हुई, चेहरा जर्द था, आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। इस नाजुक जान कांप रही थी, लेकिन मोहित की नजरों में इसके लिए सिर्फ नफरत और हकारत थी। किस लिए करे वो इस लड़की के साथ इतनी हमदर्दी जिसने इस कदर चालाकी और मकारी के साथ इसके जज्बात के साथ खेला था? वो तो इसके साथ शादी होने पर इतना खुश था, लेकिन नहीं जानता था कि इसके साथ एक खेल खेला जा रहा है। करवट बदल कर वो बेनियाजी से सो गया, जबकि अनमोल पूरी रात जागती रही। न जाने इसे क्या हो रहा था। अपनी खराब तबीयत पर वो बहुत परेशान थी। अगले दिन इसे उल्टियां करते देखकर राफिया बेगम की आंखें फटी की फटी रह गईं। कब से हो रही है तुम्हारी तबीयत खराब? बताया क्यों नहीं मुझे? चलो मैं ही हिम्मत करती हूँ, तुम्हारे साथ डॉक्टर के यहाँ चलती हूँ। वो जबरदस्ती अनमोल को डॉक्टर के यहाँ ले गई। फिर नुक्कड़ पर मौजूद क्लिनिक के डॉक्टर ने ही एक अजीब खबर सुनाई। वो हामला थी।
लेकिन इन दोनों के चेहरे पर कोई खुशी का तासुर न था। राफिया बेगम हैरान थी तो अनमोल के चेहरे पर मर्दनी छाई हुई थी। वो इसे लेकर घर आ गई, कुछ बेचैन सी कि मोहित इस खबर पर क्या रद्द-ए-अमल देगा। इन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। वो निढाल सी कमरे में बैठी थी जब वो काम से वापस आया। राफिया बेगम ने इसे ये बात बताई तो इसकी आंखों में खून उतर आया। क्या अब इस गंदगी की पोट को आप इस घर में पैदा करवाएंगी? न जाने किसका गुनाह है जो ये लड़की जुबान खोलने को तैयार नहीं। कल ही इसे लेकर जाएं डॉक्टर के पास, अगर ये ना माने तो मैं इसे छोड़ दूंगा। हमेशा के लिए ये मेरा फैसला अम्मी, और अब आप मुझे मजबूर नहीं करेंगे। कमरे में आते ही वो इस पर चीखने लगा। साफ करवाओ ये गंदगी अपने वजूद से। मैं तुम्हारे बदकिरदार वजूद को इस घर में बर्दाश्त कर रहा हूँ, मेरे लिए यही बहुत है। अगर इस घर में रहना है तो वही करना होगा जो मैं कहूंगा। इसके बाजू को झंझोड़ते वो गुस्से से कह रहा था, ऐसा ना कहें आप, इसमें इस मासूम का कोई कसूर नहीं और ना ही ये मेरा पहली बार। इसने लब खोले थे। क्या मतलब है तुम्हारा कसूर नहीं? तुम मासूम फरिश्ता सिर्फ तो हो, फिर ये सब किसने किया है? वो तंज करते हुए कहने लगा, मैंने कुछ भी नहीं किया, ना ही मैं बदकिरदार हूँ। अगर आपको ये सच्चाई बताऊंगी तो कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। वो आंसुओं से रो रही थी, इसका वजूद कपकपा रहा था। मैं बदकिरदार लड़की नहीं हूँ, बल्कि इस गलीज शैतान सख्त इंसान ने मेरे साथ ये सब किया, मुझे बर्बाद किया क्योंकि मैंने इससे शादी से इनकार किया था। वो कोई और नहीं बल्कि इरफान था। मोहित की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या कह रही हो तुम? ये कैसे हो सकता है? इससे यकीन नहीं आ रहा था। मोहित को अपनी आवाज ही खोखली लग रही थी। मैं सच कह रही हूँ, वो दरिंदा कोई और नहीं बल्कि मेरा सौतेला बाप है, इरफान शाह। वो अम्मा को तलाक देकर मुझसे शादी करना चाहता था। एक दिन अकेला देखकर इसने मुझे बर्बाद कर दिया। एक बार मैंने इसके घर से निकलने की कोशिश की आपके पास आने के लिए, लेकिन इसने हम दोनों माँ बेटी को चार दीवारी में कैद कर दिया। वहां से निकलने का कोई रास्ता ना था, लेकिन जब इसने मेरे साथ ये सब किया तो इस शैतान को तस्कीन मिल गई। फिर कहीं मैं पुलिस के पास न पहुंच जाऊं, इस डर से इसने हम दोनों माँ बेटी को घर से निकाल दिया। और हम भी नहीं, अगर किसी को ये बात हमने बताई तो हम दोनों को वो जान से मार देगा। अब आप बताएं, हम दोनों माँ बेटी अकेली औरतें क्या करते? अगर आपको पहले बात बता देती तो शायद आप गुस्से में आकर इसकी जान ले लेते और फिर खुद भी जेल चले जाते। इस शैतान की पहुंच बहुत दूर तक है, जो रोते हुए दुपट्टे से आंसू साफ कर रही थी और मोहित के जिस्म में जैसे जान न रही। मैं इस वक्त खुद को बहुत बेबस और कमजोर महसूस कर रही थी। वो इसके सगे चचा की बेटी थी और इसकी मोहब्बत तो थी ही, लेकिन इसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो अपने सौतेले बाप के घर में महफूज है या गैर महफूज। वो आंसुओं से रो रही थी इसे सच्चाई बताते हुए। मैं जानती थी कि आप पहली रात ये सच्चाई जान जाएंगे कि मैं इस्तेमाल शुदा लड़की हूँ, क्योंकि इस दरिंदे ने एक बार नहीं 2-3 दफा मेरे साथ ये सब किया था, अम्मा की गैर मौजूदगी में। लेकिन आज मुझे आपको ये सच्चाई बतानी पड़ी, इसलिए अपने बच्चे की खातिर। इसने मेरे साथ ये सब 1 साल पहले किया था, लेकिन इसके बाद हम दोनों माँ बेटी इस पुराने घर में आ गए थे क्योंकि इसने अम्मा को तलाक दे दी। एक रात तो हम दोनों माँ बेटी को डराने आया। मैं इतनी खौफजदा हो गई कि मुझे सवाए इस दुनिया में आपके कोई और सहारा नजर नहीं आया। तभी मैं आपके पास आई थी शादी की बात करने। मैंने सोचा ही नहीं कि इतनी बड़ी बात छुपाकर मैं कौन सा अपने घर आबाद कर लूंगी। अनमोल की आंखें सुर्ख हो रही थी। मोहित ना चाहते हुए भी अपने आप को मुजरिम तस्वुर कर रहा था। वो बिल्कुल खामोश था। अनमोल ने इसे यूं चुप देखा तो रोते हुए कहने लगी, ये बच्चा आपका ही है। इसने जो कुछ मेरे साथ किया था वो 1 साल पहले हुआ था। इस मासूम का इसमें कोई कसूर नहीं। खुदा के लिए मेरी बात का यकीन करें। मोहित थके हारे मुजरिम की तरह बेड पर लेट गया था, बिना कुछ बोले। अनमोल कुछ देर बैठी रही, इसके बोलने का इंतजार करती रही। फिर वो भी किनारे पर टिक गई, करवट बदल कर अपनी आंखों से आंसू साफ करने लगी जो बहते चले जा रहे थे। मोहित ने अचानक करवट बदली थी। बड़ी नरमी से इसने अनमोल को अपनी तरफ खींचा था। वो जो पहले ही रो रही थी, इसके मजबूत सीने का सहारा पाकर घुट घुट कर रोने लगी, जिससे आज सारे आंसू बहाकर वो खुद को हल्का करना चाहती हो। मोहित के मजबूत हाथ इसके अहाता किए हुए थे। इसने जोर से इसे अपने सीने में भींच लिया। जिंदगी की सख्तियां, तकलीफें, आजमाइशें अनमोल पर तमाम हुई थी। मोहित के दिल के कोने में छुपी अनमोल पूरी शिद्दत से सर उठाकर खड़ी थी और वो इस पर अपने प्यार की बरसात कर रहा था। दूसरे दिन की फजा बड़ी निखरी निखरी और खूबसूरत थी। मोहब्बत तो वो पहले से बड़ी शिद्दत से करता था, लेकिन
शादी वाले दिन वो नफरत में इसलिए तब्दील हुई क्योंकि अनमोल इसे दुनिया जहां की गलीज लड़की लग रही थी। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो इसे पूरा यकीन हो गया कि इसका कोई गुनाह नहीं। ये सब करने वाला तो वो वहशी, वो मुजरिम था जो अभी तक जिंदा घूम रहा था। फिर वो रात को अनमोल से कहने लगा कि मैं जाऊंगा आज इरफान शाह के बंगले पर, जाकर मालूम तो करूं कि तुम्हारी माँ है कहाँ। इसने मोहित के सामने हाथ जोड़ दिए, फिर नम आंखों से कहने लगी, आपको खुदा का वास्ता है, आप इससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, वो बहुत जालिम इंसान है। अगर आपको कुछ हो गया तो ताइमा, मेरा और इस होने वाले बच्चे का सहारा खत्म हो जाएगा। हम इस जालिम दुनिया में भटकते फिरेंगे। मोहित ने इसके दोनों हाथ अपने लबों से लगा लिए, इसलिए फिर प्यार से इसे तसल्ली देते हुए कहने लगा, आप क्यों फिक्र करती हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारी माँ के बारे में मालूम करूंगा, लेकिन इसको सजा देने वाली रब की जात है और मुझे यकीन है कि इसकी पकड़ जरूर होगी। इसके अंदर एक आग थी जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। तुम बस अपना बहुत ख्याल रखो, रात को बहुत अच्छे से तैयार हो जाना, तुम्हें बाहर ले जाऊंगा कहीं। मोहब्बत से इसे देख रहा था। अनमोल की आंखें भर आईं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने मुझे माफ कर दिया। आपको मेरी सच्चाई का यकीन है। मैं जब सोचती हूँ तो मुझे अपना आप गुनहगार, एक मुजरिम की तरह लगता है। इसकी ज़हनी हालत वाकई बहुत बुरी थी। मोहित ने प्यार से इसके चेहरे को छुआ। यकीन तो आना ही था तुम पर। जो कुछ कहा इस वक्त सच्चाई की कैफियत तुम्हारी आंखों में थी। और सबसे बड़ी बात, कोई लड़की अपने होने वाले बच्चे के लिए जब लड़ती है, जब इसका कोई कसूर नहीं होता, जब वो चाहती है कि बच्चा इस दुनिया में जन्म ले, अपने बाप का हवाला बने, जो कुछ हुआ ये एक बहुत बुरी बात है। शायद कोई मर्द इतनी आसानी से माफ ना करे, ना भूल पाए। लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ अनमोल। मेरी मोहब्बत की शिद्दत का अंदाजा तुम्हें शायद नहीं, लेकिन मेरे दिल से पूछो, जो बचपन से तुम्हें पाने के लिए तड़पता था। और आज जब तुम मेरी जिंदगी में आ गई हो, जबकि मुझे सच्चाई का इल्म हो गया है, तो मैं अपनी इस मोहब्बत से लुत्फानंदोज होना चाहता हूँ। पुरानी बातों को भुलाकर वो एक सच्चा और खरा इंसान था। शुक्रिया आपका, आपने मुझ पर भरोसा किया, मेरा यकीन किया। ऐसे लग रहा है मुझे आपने नई जिंदगी दे दी है। अनमोल अभी भी रो रही थी। इसके आंसू थे, थमने का नाम नहीं लेते थे। मोहित इसके आंसू साफ करता, डांटते हुए कहने लगा, आज रो रही हो आखिरी बार, आइंदा मैं तुम्हारी आंखों में आंसू ना देखूं। तभी राफिया बेगम कमरे से निकली, हैरान परेशान से इन दोनों को देख रही थी। कल तक वो मोहित नफरत की आग में जल रहा था और आज वो चाहत से अपनी अनमोल, अपनी बीवी को देख रहा था। वो हैरान होती तो क्यों ना होती, ये मैं किसी दूसरी दुनिया में तो नहीं आ गई हूँ। वो अपना सर पकड़े बैठी थी। अनमोल हम सजकर कमरे में चली गई, जबकि मोहित आए बाएं शाएं करता काम पर जाने लगा। लेकिन जाने से पहले अपनी माँ का हाथ सर पर परवाना नहीं भूला। खुशियों ने इनके घर की दहलीज पर दस्तक दी थी, तो वो इस्तकबाल क्यों न करता। शाम को वो मोहित के आने से पहले तैयार हो गई। वो गुलाबी रंग का जोड़ा जो राफिया ने इसकी बड़ी में बनाया था, वही इसने पहन लिया। हाथों में गुलाबी रंग की चूड़ियां, कानों में टॉप्स और होंठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगा ली थी। आज वो सच में एक नई नवेली दुल्हन लग रही थी। मोहित अभी अभी दुकान से वापस आया था। इसे देखकर जैसे इसकी सारी थकन खत्म हो गई थी। वो इसे देखकर मुस्कुराया तो अनमोल शर्मा गई। आप कपड़े तब्दील कर लें। इसने फौरन ही नहा धोकर कपड़े बदल लिए। फिर शाम को इसे बाहर लेकर जाने लगा। राफिया बेगम इन पर सदके वारी जा रही थी। वो तो चाहती थी कि हमेशा वो दोनों यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। अभी भी चले हमारे साथ अम्मी, अनमोल इन्हें कह रही तो वो मुस्कुरा दी। मेरी बच्ची, मैं तो फिर भी चली जाऊंगी तुम्हारे साथ। अभी तू जा, इसके साथ वक्त गुजार, ताकि तुम दोनों का ताल्लुक मजीद गहरा और मजबूत हो। अनमोल ने मोहब्बत से राफिया बेगम की तरफ देखा। सच में इसकी सास किसी नेमत से कम ना थी। मोहित की मोहब्बत पाकर वो अपने रब की शुक्र गुजार थी, जिसने इतनी तकलीफों आजमाइशों के बाद इसके लिए आसानियों का रास्ता खोला था। ये 10-12 साल पहले की बात थी, जब अनमोल सिर्फ 10 साल की थी। शगुफ्ता के शौहर का इंतकाल हुआ तो उसने दूसरा निकाह इरफान शाह से कर लिया। वो एक अमीर आदमी था। बीवियां बदलना इसके लिए ऐसा था जैसे कपड़े बदलना। शगुफ्ता इस वक्त 32 साल की थी भी बहुत खूबसूरत। वो अपनी 10 साल की बेटी को लेकर इरफान शाह के घर चले गए। लेकिन जैसे ही 4-5 साल गुजरे तो उम्र की बहारें शगुफ्ता के वजूद पर छाने लगी, तो दूसरी तरफ इसकी बेटी की नौखेज जवानी पूरे जोबन में आ रही थी, जो हद से ज्यादा खूबसूरत थी, इससे भी 4 गुना ज्यादा हसीन। फिर एक दिन इरफान शाह ने इसे देखा तो इसकी नीयत इस पर खराब हो गई।
शगुफ्ता को भी ये महसूस हो गया था, लेकिन एक दिन जब इसने सरेआम कहा कि वो इसे तलाक देकर इसकी बेटी से शादी करना चाहता है, ये सुनकर शगुफ्ता का गुस्से से आग बबूला वो हो गई। इस दिन इरफान ने शगुफ्ता को खूब मारा पीटा, लेकिन अनमोल नहीं जानती थी कि क्या मामला है। वो इसकी मिन्नतें करती जा रही थी जो अपनी ताई माँ और मोहित के पास चली जा, लेकिन वो अपनी माँ से एक पल जुदा होने के लिए तैयार नहीं थी। 17 साल की तो थी सिर्फ। अब शगुफ्ता के लिए इसे इरफान की नजरों से बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। कभी कभी इससे छुपकर वो अपने पुराने घर में वापस आ गई, लेकिन वो भी बड़ा जालिम इंसान था। इसे धमकियां देता वापस अपने साथ ले गया, जब तक अनमोल को भी अंदाजा हो गया कि वो किस कदर मकार और शैतान सख्त इंसान है। वो खुद को कैसे इससे महफूज रखती। शगुफ्ता के इनकार पर गुस्से में बिफर गया। वो ऐसा इंसान था कि अपनी तस्कीन किए बिना रह नहीं पाता था, फिर इसने ऐसा ही किया। जब इस बात का शगुफ्ता को पता चला तो वो अपनी बेटी को लेकर वापस पुराने घर में आ गई, जब तक इरफान ने इसे तलाक भी दे दी। अब वो दोनों माँ बेटी समझ रही थी कि इससे इनकी जान छूट गई, लेकिन वो हर दूसरे दिन आ जाता इन्हें धमकियां देने। इज्जत तो वो पहले अनमोल की खराब कर चुका था, इसे लेकर कहाँ जाती। जबकि मोहित शगुफ्ता से हद से ज्यादा नफरत करता था। जब से इसे पता चला कि इसने दूसरा निकाह कर लिया है और वो अनमोल जिसे बचपन से वो बहुत चाहता था, वो इसे देखकर मुंह फेर लेती थी। इसकी वजह ये थी कि इरफान शाह इन दोनों माँ बेटी को बहुत धमकियां देता था। लेकिन जब इसने मोहित से दरख्वास्त की शादी की और वो एक लम्हे में तैयार हो गया, शगुफ्ता ने अपनी बीमारी का बहाना बनाया कि इसे कैंसर है, हालांकि इससे ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। मोहित भी फौरन शादी के लिए मान गया, क्योंकि वो सिर्फ शदीद मोहब्बत करता था। कई दिनों तक तो इसे अनमोल की सच्चाई पर यकीन न आया, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो मोहब्बत भी टूटकर इस पर बरसी थी, क्योंकि वो जान गया था कि अनमोल बिल्कुल बेकसूर है। इस मासूम का इस सारे मामले में कोई कसूर नहीं था। वो खुद घुट घुट कर अपने सौतेले बाप के घर में जिंदगी गुजार कर आई थी। अब मोहित का फर्ज था कि वो इसे अच्छी और एक खूबसूरत जिंदगी दे। मोहित 1 महीने बाद इरफान शाह के बंगले के बाहर खड़ा था, जहां पर लगा मोटा सा ताला देखकर इसे बहुत मायूसी हुई। वो अपने अंदरूनी गुस्से को छुपाता सामने से जाते आदमी से कहने लगा, इरफान शाह का घर बंद क्यों पड़ा है? कुछ इसके बारे में मालूमात हैं? इस आदमी ने सर से पांव तक मोहित की तरफ देखा, फिर कहने लगा, बस भाई, बुरे काम के बुरे नतीजे। न जाने इस आदमी ने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की थी, कितनी औरतों की इज्जत खराब की, और आज वो अपने इंजाम को पहुंच गया है। मतलब कहाँ गया है? वो आदमी राजदारी से कहने लगा, इसे दुनिया में नहीं रहा। न जाने किसने इस जहरीली चीज इसे पिला दी, या फिर खुद ही इसने गलती से पी ली। वो मर गया। इसकी मौत को 1 महीना गुजर गया है। ये सुनकर मोहित को यकीन नहीं आया। अच्छा, वो दरिंदा अपने अंजाम को पहुंच गया, वरना इसे अपने सामने देखकर शायद वो गुस्से पर काबू न रख पाता। भारी दिल लिए वो घर आता गया, जहां अनमोल बैठकर इसकी माँ के साथ बातें कर रही थी। इसे देखकर अनमोल की आंखें चमकने लगीं। मोहित ने मोहब्बत से इसे देखा। कैसी तबीयत है? ठीक तो हो ना तुम? इसने सर हिला दिया। आप नहाकर कपड़े तब्दील कर लें, मैं चाय लेकर आती हूँ। मोहित ने सर हिला दिया। फिर रात को वो इससे बता रहा था, इरफान शाह को किसी ने मार दिया, वो मर चुका है। अनमोल, अब तुम्हें घबराने या डरने की जरूरत नहीं। ये सुनते ही इसकी आंखें हैरत से फट पड़ी। अच्छा हुआ जो वो शैतान अपने अंजाम को पहुंच गया। लेकिन अम्मी का कुछ पता चला? वो अपनी माँ के बारे में परेशान थी। मोहित ने नफी में सर हिलाया, फिर इसका गाल थपथपाते हुए कहने लगा, तुम परेशान मत हो, चची शगुफ्ता के बारे में पता चल जाएगा। तुम्हें किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो इस पर अपने प्यार की बरसात करने लगा। अनमोल इस लम्हे खुद को बहुत खुशनसीब तस्वुर करती थी जब वो मोहित की पनाहों में होती। मेरी प्यारी बेटी अनमोल, बहुत मजबूर होकर तुझे खत लिख रही हूँ बेटी। अपनी माँ को माफ कर देना, जो ना तेरी हिफाजत कर सकी ना तेरी इज्जत की। अपनी जिस्मानी तस्कीन के लिए मैंने सबसे बड़ी गलती की, इस शैतान से निकाह करके। आज तेरी माँ जेल से तुझे खत लिख रही है। बस लोग तुझसे माफी मांगना चाहती है मेरी बच्ची। हो सके तो अपनी माँ को माफ कर देना, जिसने सारी जिंदगी अपनी ख्वाहिशों की तकमील की, तेरे बारे में ना सोचा। अगर इस वक्त तेरे बारे में सोच लेती तो आज तू मेरी वजह से बर्बाद ना होती। मेरी बाकी की जिंदगी इस जेल में गुजरेगी। बस एक बार तुझसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे यकीन है ये खत पढ़कर तू मुझे माफ कर देगी। मुझसे कभी इस जेल में मुलाकात करने ना आना, वरना तेरा माजी तेरे सामने आ जाएगा। जो तू रात को घुट घुट कर रोती थी, वो सब कुछ याद आ जाएगा।
मैं चाहती हूँ कि तू मोहित के साथ एक खूबसूरत और अच्छी जिंदगी गुजारे। राफिया भाभी और मोहित का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है जो इन्होंने तुझे अपनी जिंदगियों में कबूल कर लिया। मुझे यकीन है तू अपनी इस गुनहगार माँ को माफ कर देगी। मोहित ने खत पढ़कर ऐसे तय करके अपनी जेब में रख लिया। ये खत इसे आज ही मौसूल हुआ था। यकीनन शगुफ्ता ने ये खत जेल से भेजा था। वो अपनी बेटी से माफी मांगना चाहती थी, लेकिन अनमोल को पता नहीं था कि इसकी माँ कहाँ है। मोहित ने राफिया बेगम को ये खत दिखाया तो वो परेशान हो गई। बेटा, इसकी कंडीशन ऐसी नहीं कि इसे तुम ये बताओ कि इसकी माँ जेल में है। अभी से बताना ठीक नहीं। माँ के बारे में जानकर वो दुख करेगी। माँ तो माँ होती है, अच्छी हो या बुरी। राफिया बेगम की आंखें नम थीं। अनमोल की डिलीवरी में कुछ हफ्ते बाकी थे। मोहित ने इसे भी कुछ भी ना बताने का फैसला किया। वो कमरे में आया इसे देखने के लिए जो करवट बदले सो रही थी। इसका जिस्म आजकल भारी हो रहा था। पेशानी पर पसीने की चंद बूंदें चमक रही थीं। मोहित इतने बड़े प्यार से इसके चेहरे से वो पसीना उसने साफ किया। इसका लम्स महसूस करते ही अनमोल ने आंखें खोल दी। अरे आप कब आए? वो बच्चों की तरह खुश हुई थी। वो इस हाल में थी कि इसे हर वक्त मोहित के प्यार और तवज्जो की जरूरत थी। आराम करो तुम। मोहित ने जबरदस्ती से वापस लौटा दिया। वो पहले से भी बढ़कर इसका ख्याल रखने लगा था। इसके खाने पीने का, इसके सुकून का। बरसों की मोहब्बत इतनी आसानी से इसके दिल से नहीं जाने वाली थी। अभी अभी वो इसके करीब लेटकर इसकी पेशानी के बाल पीछे करने लगा। वो माँ बनने वाली थी। ममता का नूर इसके चेहरे पर चमक रहा था। दिन ब दिन और खूबसूरत होती जा रही है। क्या बात है! ये आपकी मोहब्बत और प्यार की खूबसूरती है जो मेरे वजूद पर छाई हुई है। अनमोल ने इसे आंखों में जज्ब किया था। अच्छा, मैं एक चीज लाया हूं तुम्हारे लिए। अचानक एक बड़ा सा शॉपिंग बैग इसने अनमोल के हाथ में थमाया। वो दिलचस्पी से खोलने लगी, फिर बेख्तियार हंसने लगी। इसमें आने वाले नन्हे मेहमान के छोटे छोटे कपड़े और बहुत से खिलौने थे। अनमोल इन सारी चीजों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। मोहित ने इसे अपनी मजबूत पनाहों में ले लिया। जिंदगी भर इसका ख्याल रखने का वादा इसने खुद से किया था। इन तकलीफों से जो उसकी जिंदगी में आई थी, अब वो कभी अनमोल की आंखों में आंसू नहीं आने देगा। इसने अपनी मोहब्बत को किसी अजीज खूबसूरत अनमोल नगीने की तरह अपने अंदर छुपा लिया था।